नमस्ते साथियों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में विद्यार्थियों के समक्ष अगर सबसे बड़ी चुनौती कहें या समस्या कहें तो वो ये है कि स्कूल और कॉलेजेस कब तक खुलेंगे। क्योंकि स्कूल और कॉलेज के अभाव में विद्यार्थी न तो घर के अंदर नियमित स्वाध्याय कर पा रहा है और दूसरी बात साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट को बिना गाइडेंस के, बिना किसी टीचर की हेल्प के अच्छे से उसका अध्ययन नहीं कर पा रहा। तो इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है जो आप सबके सहयोग और विश्वास से ही पूर्ण होगी। हम आईबीएसई 12th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रहे हैं। आज उसी सिलेबस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था उसे हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, हमने जब से साइंस की बुक को देखा है क्लास 6 से, तब से पदार्थ पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वो वस्तु, प्रत्येक वो चीज जिसे हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास पड़ी प्रत्येक चीज जिसे हम देख सकते हैं या फिर उसको हम हाथ लगा के स्पर्श कर सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं। जैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम न तो देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ की जो मुख्यतः अवस्थाएं होती है वो तीन अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती है। अब नया क्या है वो देखिए। पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं, पदार्थ की दो अन्य अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। ये पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं। अब देखिए, इनमें हमने द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, इनके बारे में अध्ययन हम आगे की जो कुछ क्लास होती है उनमें करेंगे। अब पीछे रही ठोस अवस्था, इसका अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे जो 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठोस अवस्था। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है उस अवस्था दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है अंतर आणविक आकर्षण बल। पहला कारक क्या है? अंतर आणविक आकर्षण बल। और दूसरा है ऊष्मीय बल। ये क्या होते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल, अब कोई भी पदार्थ होता है तो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों के मध्य एक बल लगता है और उसी बल को अपन क्या कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। इसका कार्य क्या होता है? ये जो बल होता है वो पदार्थ की जो अवयवी कण होते हैं उनको एक दूसरे के पास लाने का कार्य करता है। ये पदार्थ के अवयवी कणों को निकट लाता है, निकट लाने का प्रयास करता है। अब दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। ये क्या करती है? अब जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो किसी भी पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है। हम जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी और वृद्धि के फलस्वरूप जैसे उसमें वृद्धि होती है तो पदार्थ के अवयवी कणों को क्या करती है? दूर ले जाती है। अभी दोनों अलग अलग फैक्टर है। अवयवी जो कण है वो कणों को निकट लाते हैं, जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ये पदार्थ के अवयवी कणों को निकट लाते हैं, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है? इनको दूर ले जाने का प्रयास करती है। देखिए, पदार्थ की जो अवस्था अवस्था है वो परस्पर विपरीत दो दिशाओं में कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा के परिणामी प्रभाव, जो उनका परिणामी प्रभाव होता है उसी के ऊपर निर्भर करती है। दो चीजें वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ये कणों को नजदीक लाएगा। कण जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। कण जैसे नजदीक आते हैं तो अपने क्या हो जाता है? जैसे ये गैस अवस्था है, ये ठोस है। ठोस के बाद अब बात करते हैं द्रव की, और द्रव के बाद गैस। ये तीन चीजें। अब इनके कणों की बात करें तो ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ये बहुत नजदीक होते हैं। इसके बाद हम अगर द्रव अवस्था की बात करें तो इसके कणों में हल्का सा डिफरेंस होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। लेकिन जैसे हम गैस अवस्था की बात करते हैं तो उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा? अंतराण्विक आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो कण पास पास आएंगे, कण जैसे पास आएंगे तो गैस से हम द्रव में आ जाएंगे, द्रव से सीधे ठोस में आएंगे। लेकिन अगर ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? कण दूर दूर जाएंगे, तो हम ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में जाएंगे। ऐसे ही पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया? चलिए हम आगे चलते हैं। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म।
आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें चीज समझ में नहीं आई, हम नेक्स्ट डे देख लेंगे उसको। अगली हेडिंग है ठोस अवस्था अभिलक्षण। अवस्था की जगह हम पदार्थ भी लिख सकते हैं, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों के विलक्षण, ठोस पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में भी हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम और लिख देते हैं कि कौन कौन से उनके गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोसों का जो आयतन और आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट, ठोसों के अवयवी अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ठोसों के अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। ठोसों के अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक, को अंतर आणविक भी लिख सकते हैं संधि करके, अंतर आणविक आकर्षण आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, ठोस पदार्थ असंपीड्य। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं।
ठोस पदार्थों का विसरण, ठोस पदार्थों का विसरण विसरण न्यूनतम, न्यूनतम या फिर यूं कहें तो नगण्य होता है। नगण्य यानी कि न के बराबर होता है। अगली हेडी, ठोसों का घनत्व, ठोसों का घनत्व, ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। देखो, ठोसों के अवयवी कणों की जो स्थितियां होती है वो निश्चित होती है, यानी कि ठोसों के अवयवी, ठोसों के अवयवी कणों की स्थितियां ठोसों के अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। निश्चित होती है तथा ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। इर्द गिर्द कंपन करते हैं, निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका आकार भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है, तो ऐसे ठोसों का जो आयतन और आकार होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ठोसों के अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। अब देखिए, इस ठोस के जो भी अवयवी कण है उनके मध्य दूरी है वो बहुत कम है। अगर ज्यादा होती तो हमें इसमें आर पार दिखाई भी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है अंतराण्विक आकर्षण बल। अब अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो भी अधिक होता है। इसका ये कि इसके जो कण होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आगे पॉइंट आया है संपीड़ित। अब ये क्या होता है? अब संपीड़ित का गुण क्या होता है कि हम पदार्थ को दबा करके, किसी भी भौतिक कारक द्वारा हम दबा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। जैसे अपने गुब्बारे का एग्जाम्पल लेते हैं तो अपन गुब्बारे को बहुत आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन किसी ठोस पदार्थ को, अपने पास चाहे मार्कर हो, डस्टर हो, इनको हम दबाने की कोशिश भी करें तो नहीं दबा सकते। तो क्या होते हैं? असंपीड़ित होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड़ित होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट अपने पास आया विसरण। अब विसरण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। जैसे यहाँ अगर पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पदार्थ की मात्रा कम है तो ये पदार्थ यहाँ से इस दिशा में जाएगा, गति करेगा। इसी गति को अपन क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठोसों में ऐसा नहीं होता है। तो ठोस, मेरे पास चाहे 5 मार्कर हो लेकिन एक मार्कर चल के आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी विसरण की जो विसरण दर होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है। लेकिन अगर हम ठोस पदार्थों की तुलना में, अगर अपन द्रव और गैसों की तुलना करें तो वो आसानी से गति कर सकते हैं। हम जल को देखते हैं, किसी भी अन्य तरल पदार्थ को देखते हैं तो वो आसानी से गति कर लेता है। इसके अलावा अगर हम गैस पदार्थों की बात करें तो वो गैस भी बड़ी आसानी से गति कर देते हैं। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठोसों का घनत्व। ठोसों का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अगर हम घनत्व के फॉर्मूले की बात करें तो घनत्व बराबर होता है
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व का सूत्र। अब देखिए यहां से अपने को क्या मिलता है कि घनत्व होता है वो सीधा, यानी कि डी समानुपाती किसके होता है, एम के होता है। डी एम के समानुपाती होता है, इसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं, घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है। जिस पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इसके बाद अगला बोलते हैं कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियां क्या होती है, निश्चित होती है, यानी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। इसके बारे में जो आगे अध्ययन है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।